जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम 30 नवंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। ऑल इन वन द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू दोनों के आर्टिकल्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर एक कंट्री कौन सी है आपको बताना है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। तो आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन पर आते हैं। एक्सप्लेन सेक्शन में फार्मर से रिलेटेड आर्टिकल आया है, फार्मर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल कौन कौन से हैं। उसी के साथ साथ द हिंदू में भी हमें फार्मर से रिलेटेड प्रोटेस्ट का एक आर्टिकल देखने को मिल रहा है। दोनों को साथ में हम देखेंगे, काफ़ी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, काफ़ी गहराई के साथ। तीनों जो एक्ट्स हैं उनको भी प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वैक्सीन के बारे में आर्टिकल है, द हिंदू में भी वैक्सीन के बारे में आर्टिकल देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर हर चीज़ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है ये कुछ ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर आपको पूरे कन्वर्सेशन अगर हम देखते रहेंगे तो फिर मतलब क्या है। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज अगर हम देखते हैं, ये पाकिस्तान से रिलेटेड बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएसए से रिलेटेड बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला अगर हम आर्टिकल देखते हैं, विवेकानंद जो उनकी मूर्ति जेएनयू में लगाने की बात की जा रही है, उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है कि काफ़ी प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं कि भगवा वगैरह विवेकानंद से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें जो वहाँ के प्रोफेसर है वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका बोलना है कि विवेकानंद जो है वो कर्म योग पर बिलीव रखते थे। अब अगर प्रोफेसर जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो प्रोफेसर खुद ही कर्मयोग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब जो पेपर है वो बोलिए, या फिर जो ऑनलाइन पढ़ाना है पेंडेमिक की वजह से वो बोलिए, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर विवेकानंद की मूर्ति लगाते हैं तो हो सकता है कि कर्मयोग जो है प्रॉपर तरीके से अपना फॉलो करे। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही है। ये अगर हम देखते हैं, वल्नरेबल सेक्शन के बारे में बात की जा रही है। जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको प्रॉपर जो रिफॉर्म्स है उसकी ज़रूरत है, ये सब के बारे में आर्टिकल में बात की जा रही है। ये वाला अगर हम देखते हैं तो जीडीपी जो है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इस तरीके से हमारे पास आर्टिकल है। बाकी तो हिंदू अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी जीडीपी के बारे में बात हो रही है। तो ये दोनों आर्टिकल को हम साथ में कंबाइंड करके देखेंगे। बाकी ये वाला भी यूएसए के बारे में, पेरिस अग्रीमेंट हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। यहाँ पर असेसिनेशन जो ईरान के इसमें असेसिनेशन हुआ है, जो न्यूक्लियर का बाप बोला जाता है, और इसराइल जो उस पर यहाँ पर पूरा शिकंजा कसा जा रहा है। तो अब किस तरीके से ये होगा, देखिए अभी एट प्रेजेंट हुआ है, इसकी इम्प्लीकेशन जो है अभी जल्द से जल्द हमें देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए इस पर वक्त बर्बाद करना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के आर्टिकल जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आइए एक एक करके हम एडिटोरियल्स को कवर करते हैं। जो फार्मर्स की प्रोटेस्ट है, इसके पीछे के कारण क्या है। जो 3 लॉज केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए हैं फार्मर से रिलेटेड, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ जो पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स है, इनके द्वारा प्रोटेस्ट में इतना इन्वॉल्वमेंट, और कंपेरेटिवली जो बाकी देश के फार्मर्स हैं उनके द्वारा कम इन्वॉल्वमेंट क्यों देखा जा रहा है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो काफी कुछ जानने को मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जो 3 लॉज केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए हैं फार्मर से रिलेटेड, वो कौन कौन से हैं। पहला हमें देखने को मिलता है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस। दूसरा देखने को मिलता है फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। और तीसरा है एसेंशियल कम्युनिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। अब ये बिल आपको इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि किसी भी बिल को लॉ में तब्दील होने के लिए दोनों ही हाउसेस से पास होना पड़ता है। मतलब अगर आपको लॉ बनाना है तो सबसे पहले आपका हाउस में बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। फिर जब दोनों ही हाउसेस से पास हो जाता है, राष्ट्रपति की एसेंट मिल जाती है, उसके बाद वो लॉ में तब्दील होता है। तो इसीलिए सबसे पहले 3 बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। पहले तो ये ऑर्डिनेंस थे, उसके बाद बिल इंट्रोड्यूस किए गए, और फिर राष्ट्रपति के एसेंट मिलने के बाद अब ये तीनों ही लॉ में तब्दील हो चुके हैं। तो आइए एक एक करके इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, उससे पहले आपको मेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्योंकि मेंस में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वो भी आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि क्रिटिकली एग्जामिन हाउ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 प्रूव टू बी डेट्रीमेंटल टू द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आपको प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा। देखिए, आंसर राइटिंग होती कैसी है, आंसर्स आपको कैसे लिखने पड़ते हैं, क्या उसके फीचर्स होते हैं, किस तरीके से आपको आंसर जो है उसको मोल्ड करना पड़ता है, उसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है, ये सारी ही चीज़ों को मैंने ये वाले कोर्स में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप YouTube पर जाकर ये वाला जो कोर्स है ये देख सकते हो। इसमें पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि हमें आंसर्स लिखने कैसे पड़ते हैं, इसलिए ये कोर्स आप जरूर देखिए। उसी के साथ साथ और भी डिटेल में जो ऐसे राइटिंग का कोर्स है, और भी बहुत सारे कोर्सेस है, जैसे कि पॉलिटी का कोर्स जो है वो आप देख सकते हो, जो मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स है वो आप देख सकते हो, एथिक्स का कोर्स देख सकते हो, और भी ज्योग्राफी बोलिए,
जो इकोनॉमी है वो बोलिए, एनवायरमेंट बोलिए, तो बहुत सारे कोर्सेज जो मेरे द्वारा लाए गए हैं वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आपको करना क्या है, एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और मेरे द्वारा जितने भी कोर्सेज लाए गए हैं वो कोर्सेज को आप वहां पर एंजॉय कर सकते हो। तो इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम पहला वाला जो एक्ट है, मतलब फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस 2020, इसे डिस्कस करते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पर कुछ वर्ड जो है उस पर नजर डालनी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट। तो मतलब जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर एम्पावर करने की बात की जा रही है, उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। तो किस लिए एम्पावरमेंट करना है, किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करना है, यही चीज तो समझनी है। अब देखिए, फर्स्ट कीजिए कि एक फार्मर है। अब वो फार्मर ने कुछ वीट जो है वो उगाया है। अब फार्मर क्या करेगा, खुद के घर में वो वीट जो है वो खुद ही खाएगा। हाँ, कुछ हिस्सा जो है वो अपने पास रखेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा है वो तो वो बेचेगा। कहाँ बेचेगा, तो फर्ज कीजिए कि अगर कोई बिजनेस ओनर है, अगर वो फार्मर से खरीदता है, तो अब ये जो बिजनेस ओनर है इसने बोला कि तुम्हारे पास 100 kg वीट है, मैं 100 kg वीट जो है वो खरीदने के लिए तैयार हूँ, और ये 100 kg वीट मैं 2 लाख रुपए में तुमसे खरीदूंगा। अब ये जो फार्मर है ये रेडी हो गया, इसने अपना वीट जो है वो इस बिजनेस ओनर को दे दिया। अब होता क्या है, ये जो बिजनेस ओनर है ये बोलता है कि इसमें से आधा वीट जो है ये तो खराब निकला, तो इसलिए अब मैं तुमको 1 ही लाख रुपए दूंगा। या फिर वो बोल देगा वीट लेने के बाद कि दूसरा जो फार्मर है वो तो मुझे इतना ही वीट जो है वो 1 लाख रुपए में देने के लिए तैयार है, तो मैं तुमको 2 लाख रुपए क्यों दूं, मैं तुमको 1 ही लाख रुपए दूंगा। ये हुआ क्यों है, क्योंकि राइटिंग में कुछ भी देखने को नहीं मिला है, सब कुछ बोली पर हुआ है। अब जब बोली पर हुआ है तो जो ओनर है वो तो कभी पलट सकता है, और वो पलट जाएगा तो फार्मर बेचारा कर क्या पाएगा, फार्मर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एक एक्सप्लॉयटेशन जो है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है, और इसी से बचने के लिए अग्रीमेंट का रहना बहुत जरूरी है। तो जब लीगल अग्रीमेंट रहेगा तो जो भी डिस्प्यूट अराइज होता है वो इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। मतलब कि जो भी डिस्प्यूट मैकेनिज्म है वो इस लीगल अग्रीमेंट के थ्रू लाया जा सकता है। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में क्या होगा, तो ये जो लीगल अग्रीमेंट रहेगा इसमें सारी ही चीजों पर डिस्कशन किया जाएगा और राइटिंग फॉर्मेट में सारी चीजें दी जाएगी। मतलब कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है वो सबसे पहले कॉन्सिलिएशन बोर्ड के पास जाएगा। फिर अगर कॉन्सिलिएशन बोर्ड जो है अगर सेटल नहीं कर पाता है 30 डेज के अंदर अंदर, तो फिर जो पार्टीज है वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की तरफ जा सकती है। और अगर वहां से भी सेटिस्फैक्शन ना मिले तो फिर जो कलेक्टर है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसके पास अपील की जा सकती है। अब यहाँ पर जो कलेक्टर है उसके पास अपील की जाएगी, तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम कलेक्टर बनेंगे, तो उनका कुछ इसी तरीके का हाल रहेगा कि ये भी ठीक है, हमारे पास आएंगे सब। ठीक है, तो ये हमें मैकेनिज्म जो है वो देखने को मिलता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इस तरीके का देखने को मिलता है। ये कब रहेगा, अगर लीगल अग्रीमेंट रहता है तब। तो मतलब बेसिकली क्या है, जो लीगल अग्रीमेंट अगर होता है बिजनेस ओनर में और फार्मर में, तो यहां पर जो फार्मर है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, मतलब उसे एक्सप्लॉइट जो है वो नहीं किया जाएगा। ये जो लीगल अग्रीमेंट रहेगा ये एम्पावर करेगा फार्मर को। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, मतलब प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस। अब ये जो फार्म सर्विसेज है ये बेसिकली एक समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरह हमें देखने को मिलता है। मतलब क्या है, यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया जा रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बिजनेस ओनर एंड फार्मर के बीच में। बिजनेस ओनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चीजें बोल सकता है कि बेसिकली मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इस तरीके का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाया जा सकता है कि मैं तुमको इतना अगर मुझे मिल जाता है तो इतना पैसा मैं देने के लिए तैयार हूं। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा इसमें कंडीशन जो है प्रोडक्शन की, जो भी फार्म प्रोडक्ट्स है उसका लिया जाएगा, उसी के साथ साथ जो डिलीवरी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बोला जाएगा कि अगर मुझे इतना मिल जाता है, अगर मुझे कंडीशन में जो प्रोडक्ट्स है वो मिल जाते हैं, तो मैं तुमको इतना पैसा देने के लिए तैयार हूं। तो फिर अगर उसमें कोई भी डिस्प्यूट होता है तो मैकेनिज्म जो है वो तो हमारे पास रेडी है ना। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक्सप्लॉयटेशन जो है फार्मर्स का वो कम हो जाएगा। यहां पर प्राइस अश्योरेंस जो है वो फार्मर को मिलेगी कि हाँ, जितना ओनर ने बोला था उतना ही मुझे जो पैसा है वो मिल रहा है ना। अब यहां पर क्या होगा, इसकी वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्ट होगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा, ये सबसे बड़ा एक मोटिव है, क्योंकि जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा तो अपने आप जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ेगी। अपने आप जो फार्मर्स है उनका बेनिफिट यहाँ पर होता जाएगा, क्योंकि कंपटीशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बिजनेस ओनर है वो बोलेगा कि हम तुमको कॉन्ट्रैक्ट, जो ट्रैक्टर है वो देगा, तुमको फर्टिलाइजर देगा, तुम मेहनत से काम करेगा तो मैं तुमसे बहुत अच्छे दामों में जो है वो चीजें खरीदूंगा। तो इससे क्या होगा, फार्मर की जो इनकम है वो भी आगे बढ़ सकती है,
फार्मर जो है वो भी एम्पावर हो सकता है ना। लेकिन अगर हम फार्मर के पर्सपेक्टिव से देखें तो फार्मर्स को कंसर्न क्या है? फार्मर्स को कंसर्न है कि कॉन्ट्रैक्ट में धोखा हो सकता है। मतलब कि प्यार में धोखा होता है वो इतना दर्द नहीं देता है जितना यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें धोखा हो जाता है। तो देखिए बहुत सारी लीगैलिटीज होती है कॉन्ट्रैक्ट में, बहुत सारे आपको एस्ट्रिक साइंस नजर आते हैं, तो वो जो है बहुत हम लोग भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो फार्मर जो है उनको क्या ही समझ में आएगा, और अगर वो बिना समझकर ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं तो सब कुछ लीगलिटी में हो जाएगा। अब वहां पर जो ओनर है वो बोलेगा कि देखो तुमने तो यहाँ पर साइन की भी है, तुमने यहाँ पर अंगूठा मारा हुआ है, तो फिर फ्रॉडलेंट कॉन्ट्रैक्ट जो उसमें फार्मर्स को फंसाया जा सकता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो ओनर है वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पर जो भी उसने प्रोडक्ट्स लिए हैं उनको जब प्राइस राइज हो जाएंगे उस दाम पर बेच सकता है। मतलब यहाँ पर फार्मर से तो उसने कम दाम में ले लिए लेकिन फिर अपने पास रखा जब तक डिमांड हाई नहीं हो रही, डिमांड हाई हो गई उसके बाद वो बेचेगा। ठीक है, इस तरीके से भी हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर स्टेट जो है उसका रोल काफी मिनिमल रहेगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका रोल काफी मिनिमल रहने वाला है। अगर आप उस तरीके से देखो तो हमारे पास 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। एग्रीकल्चर स्पेसिफिक तौर पर देखा जाए तो हमें स्टेट लिस्ट में देखने को मिलता है, लेकिन उनका रोल यहाँ पर काफी मिनिमल होने वाला है, क्योंकि जो भी प्रोड्यूस सोल्ड किए जाने वाले हैं फार्मिंग अग्रीमेंट के थ्रू वो यहाँ पर एग्जाम्प्ट रहेंगे स्टेट एक्ट के प्रोविजन से, एग्जाम्प्ट रहने वाले हैं, उसमें कुछ भी नहीं आने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको यहाँ पर पावर दी जाएगी कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो यहाँ पर कितना रिकॉर्ड अग्रीमेंट का हो रहा है, किस तरीके से रिकॉर्ड हमें देखने को मिल रहे हैं, वो सब यहाँ पर स्टेट अग्रीमेंट के थ्रू स्टेट जो गवर्नमेंट है वो रख सकती है। सिर्फ इतना ही रोल उनका है, मतलब काफी मिनिमल रोल है, बाकी इसमें वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, इंटरफियरेंस नहीं कर सकती है। अब नेक्स्ट इस पर आते हैं। नेक्स्ट है फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल या फिर एक्ट 2020। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें आप नजर डालिए प्रॉपर तरीके से। हम यहाँ पर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स इस पर नजर डालने वाले हैं। हमारे यहाँ पर पूरे जो देश है उसमें जितने भी हमें यहाँ पर जो स्टेट देखने को मिलते हैं, हमारे भारत देश में जितने भी स्टेट देखने को मिलते हैं उसमें अगर फ्री तरीके से ट्रेड हो पाए, अगर फ्रीली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ट्रेड हो पाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। और वही चीज यहाँ पर करने की कोशिश की गई है जिससे कि जो ट्रेड है उसको हम प्रमोट कर सके, फैसिलिटेट कर सके। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फार्मर जो है उसने अपना प्रोड्यूस जो है वो बनाया हुआ है। अब वो फार्मर नॉर्मली क्या करता है, ये जो फार्मर है नॉर्मली क्या करता है, मंडीज में अपना जो फार्म प्रोड्यूस है वो बेचता है। अब ये जो मंडीज होती है ये कंट्रोल की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इनके द्वारा जब कंट्रोल की जाती है तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो भी खरीदने के लिए आ रहा है, फार्मर जा रहा है बेचने के लिए, जो भी यहाँ पर खरीद रहा है उसके पास लाइसेंस रहना जरूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो भी मंडीज में सामान खरीद रहा है जिसके पास लाइसेंस है सिर्फ वही वहां पर मंडीज में जाकर खरीद सकता है। और इतना ही नहीं, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं उनको टैक्स भी मिलता है, इन मंडी से टैक्स भी मिलता है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है उनकी तिजोरी भी यहाँ पर बढ़ती है मंडीज की वजह से। लेकिन मंडीज का कुछ प्रॉब्लम्स भी है, कुछ ड्रॉबैक्स भी चल रहे हैं। अब ड्रॉबैक्स क्या है, प्रॉब्लम्स अगर हम देखते हैं एपीएमसी मंडीज के तो दो बड़े प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। एक है एंट्री बैरियर और दूसरा है बेसिक फैसिलिटीज। एंट्री बैरियर अगर हम देखें तो लाइसेंस जो है, जो मैंने आपको बोला है, लाइसेंस सिर्फ उन्हीं को इश्यू किया जाता है जिनके पास शॉप या फिर गोडाउन हो एपीएमसी के अंदर। मतलब यहाँ पर जो प्राइवेट लोग हैं वो तो यहाँ से निकल जाएंगे, प्राइवेट लोगों को लाइसेंस मिलना नहीं है ना, तो यहाँ पर कॉर्पोरेशंस को लाइसेंस नहीं मिलता है, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो एंट्री में यहाँ पर बैरियर खड़ा हो गया है। इसके वजह से क्या है, फ्री ट्रेड और कंपटीशन जो है वो डिस्करेज की जाती है, क्योंकि यहाँ पर कार्टेल सिस्टम ला दी जाती है कि मतलब यहाँ पर जितने भी लाइसेंस वाले लोग हैं वो यहाँ पर एक कार्टेल बना लेंगे कि हम इतने ही भाव में खरीदेंगे, जो तुमको करना है कर लो, हमको कोई लेना नहीं है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर फेस की जाती है। दूसरा अगर हम देखते हैं बेसिक फैसिलिटीज, कोई बेसिक फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर एपीएमसी में देखने को नहीं मिलता है। इवन जो कोल्ड स्टोरेज है वो देखने को नहीं मिलता है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल है वो देखने को नहीं मिलती है। तो ये प्रॉब्लम हमें एपीएमसी मंडीज के देखने को मिलते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए इस लॉ के तहत जो केंद्र सरकार है उन्हें एपीएमसी को निकालने की, मतलब एपीएमसी को पूरी तरीके से नहीं लेकिन जो फार्मर्स है उनको और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले कि आज जो सिर्फ एपीएमसी में बेच पा रहे हैं वो दूसरी जगह भी बेच पाए, डायरेक्टली भी अपना सामान बेच पाए। तो इसीलिए ये बिल जो है, ये लॉ जो है वो हमें देखने को मिलता है। मतलब जो आज तक फार्मर मंडीज के थ्रू बेच रहे थे, जो कंट्रोल की जाती थी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पर लाइसेंस वालों का बोलबाला था, जहां पर कार्टेल सिस्टम चल रही थी, जहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अब उसको यहां से हटा दिया गया है। इवन जो लाइसेंस वाले हैं वो भी अब अपने आप हट जाएंगे।
मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, जो फार्मर्स है वो बाहर भी बेच पाएंगे, डायरेक्टली जिनको उनको बेचना है वो बेच पाएंगे। अब देखिए, जो स्मॉल फार्मर्स रहे थे, स्मॉल फार्मर्स वो वैसे भी बाहर बेच पा रहे थे, लेकिन जो लार्ज फार्मर्स थे, जिनके पास लार्जर स्टॉक था, वो एपीएमसी में बेच रहे थे। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, एपीएमसी को एक तरह से दरकिनार कर दिया गया, मतलब आप यहां पर दूसरे तरीके से भी बेच सकते हो, है ना। लेकिन यहां पर भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होते हैं। कंसर्न क्या है, कंसर्न ये है कि फर्ज कीजिए कि फार्मर ने कुछ उगाया है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमें 1 लाख रुपीज देखने को मिल रही है। ठीक है, 1 लाख रुपीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यहां पर जो बाहर का व्यक्ति है वो बोल रहा है कि मैं 50,000 में ही खरीदूंगा भाई साहब, 50,000 में ही खरीदूंगा। अब यहां पर जो फार्मर है वो बोल रहा है कि मुझे एमएसपी मिलेगा क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है कि अगर फार्मर को 1 लाख रुपए लग रहा है, अगर उसको उतनी कीमत नहीं मिल पा रही है, तो जो सरकार होती है वो प्रोक्योर कर लेती है, वो ले लेती है, और वो बोलती है मिनिमम हम तुम्हारा समझ लीजिए 1,10,000 रुपए में खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ठीक है, ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सरकार खरीद लेती है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न है कि ये चीज करने की वजह से, ये जो यहाँ पर एक्ट लाया गया है सरकार की द्वारा कि आप एपीएमसी के बाहर भी बेच सकते हो, तो एपीएमसी का जो इंपॉर्टेंस है वो कम किया जा रहा है, और धीरे धीरे एपीएमसी से जो सरकार है वो दरकिनार कर रही है। और जब भी जो फार्मर है उसको अगर सही प्राइस नहीं मिलेगी, तो एमएसपी जब फार्मर मांगेगा, तो जो सरकार है वो इस तरीके से निकल जाएगी, इस तरीके से फट से निकल जाएगी। मतलब एमएसपी जो है इसको भी डाइल्यूट किया जा रहा है, एमएसपी को भी निकाला जा रहा है, ऐसा यहाँ पर कंसर्न जो है वो जताया जा रहा है। हालांकि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने एमएसपी के ऊपर कुछ भी नहीं कहा है, उन्होंने नहीं कहा है कि एमएसपी हम हटा रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे फार्मर्स का एक कंसर्न है कि जो एमएसपी है ये हटा दी जाएगी और एमएसपी हमें नहीं मिलेगी। क्लियर है। अब यहां पर तीसरे इस पर आते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। अब देखिए, इसके लिए आपको सप्लाई डिमांड को समझना बहुत जरूरी है। सप्लाई डिमांड का क्या खेल होता है और प्राइजेस पर क्या असर पड़ता है। अब फर्ज कीजिए कि मेरे पास ये मोबाइल है, ठीक है, अब एप्पल का मोबाइल है। अब ये जो मोबाइल है, अगर 10 मोबाइल है और 10 लोग खरीदने वाले हैं, तो यहाँ पर मतलब एक प्रॉपर बैलेंस जो है वो बना हुआ है कि हर इंसान को एक मिल ही जाएगा। लेकिन अब फर्ज कीजिए कि यहाँ पर इसका जो सप्लाई है वो कम कर दिया गया है, मतलब अब जो मोबाइल फोन है ये 10 नहीं है, अब ये 2 ही है, और लोग खरीदने वाले हैं 10। अब यहाँ पर क्या होगा कि सप्लाई कम हो गया है, मतलब डिमांड यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। अब जब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो 10 लोग क्या बोलेंगे, बोली लगाएंगे, मैं यहाँ पर इसे 1 लाख रुपए में खरीदूंगा, मैं 2 लाख रुपए में खरीदूंगा, मैं 3 लाख रुपए में खरीदूंगा। मतलब क्या हो रहा है, इसके प्राइस राइज हो रहे हैं, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। वही फर्ज कीजिए कि अगर मैं इसका सप्लाई इंक्रीज कर देता हूं, मतलब 10 थे, अब यहाँ पर 20 हो गए, खरीदने वाले 10 ही लोग हैं, है ना। मतलब यहाँ पर क्या डिमांड कम हो जाएगी, वो बोलेगा नहीं यार 1 लाख रुपए में है क्या, हम नहीं खरीद रहे हैं, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि अब यहाँ पर इसके प्राइसेस कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब भी सप्लाई बढ़ता है तो प्राइसेस कम होते, जब भी सप्लाई कम हो जाता है तो क्या होता है, जो प्राइसेस है वो हाई हो जाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज बिल को या एक्ट को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए क्या है कि ओनियन है, कांदे हैं, अगर इसका शॉर्टेज हो जाता है किसी भी कारणवश, मतलब जो उपज है वो नहीं हुई है, या फिर किसी ने स्टोर करके रखा है वो नहीं दे रहा है मार्केट में, अगर शॉर्टेज हो जाता है, तो फिर क्या होगा, जो जनता है वो यहाँ पर अफेक्ट होगी, उनकी लाइफ अफेक्ट होगी। क्यों अफेक्ट होगी, क्योंकि जो प्राइजेस है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, सप्लाई कम हो गया है ना, प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। प्राइजेस अगर इंक्रीज होते हैं तो फिर आम जनता जो उनको भुगतना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए ऐसे जब कुछ रीजंस होते हैं, इसमें जो सरकार है वो आती है, सरकार बोलती है कि एसेंशियल कमोडिटीज, जो भी एसेंशियल कमोडिटीज है जिसके प्राइजेस सडनली इंक्रीज होने की वजह से जो आम जनता है उनकी लाइफ पर अफेक्ट हो, तो ये जो एसेंशियल कमोडिटीज है इनके साथ हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उसको हम कम करेंगे, जिससे कि जो आम जनता है उस पर भारी भरकम इंपैक्ट ना पड़े। क्लियर है। तो अब यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटी क्या है, तो देखिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो लाया गया था उसमें कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन सेक्शन 2A जो एक्ट है वो कहता है कि एसेंशियल कमोडिटी जो है उसका मतलब है कमोडिटी जो स्पेसिफाई की गई है शेड्यूल ऑफ द एक्ट में। ठीक है, जो शेड्यूल है उसमें जो स्पेसिफाई की गई है। तो अब यहाँ पर ओनियन ये सब, मतलब अगर आप बेसिकली देखोगे तो यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज जो है ऐड करना है सब्सट्रैक्ट करना, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो शेड्यूल में ऐड की गई है, तो ऐड या सब्सट्रैक्ट कौन कर सकता है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कोई भी कम्युनिटीज को उस लिस्ट में ला सकती है या उससे बाहर निकाल सकती है। तो अभी लिस्ट क्या है, लिस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट 1955। इसके तहत आप यहाँ पर मेजर कम्युनिटीज जो है वो देख सकते हो। ठीक है, पेट्रोलियम, उसके प्रोडक्ट्स, ठीक है, डीजल, केरोसिन, जो रॉ जूट है, टेक्सटाइल है,
ड्रग्स आप बोलिए, है ना, ओनियन पोटैटोज बोलिए, सीड, फूड क्रॉप, और अभी जो पेंडेमिक आया उसके वजह से फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर जो है इसको भी इसके लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर मन मुताबिक दाम पर बेच सकते हैं, एक एक हजार रुपए में अगर फेस मास्क बेच रहे हैं तो फिर मतलब क्या रहेगा। तो इसको सरकार ने इसमें ला दिया कि भैया आप इससे ज्यादा दाम पर नहीं बेच सकते हो, ठीक है। हमने एक रेट जो है वो फिक्स कर दिया, इसके ऊपर आप नहीं बेच सकते हो, आपको इतने ही रुपए में लोगों को बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एसेंशियल कमोडिटीज हमें इस तरीके से देखने को मिलती है। क्लियर है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट जो है जितना इंटरवीन करता है उतना ज्यादा दुख होता है, उतना ज्यादा हर्ट होता है हमारी इकोनॉमी को, क्योंकि प्राइवेट जो लोग हैं वो इन्वॉल्व होना जरूरी है। और गवर्नमेंट का जितना ज्यादा हस्तक्षेप रहेगा, जितना ज्यादा इंटरवेंशन रहेगा, उतने प्राइवेट इन्वेस्टर या फिर प्राइवेट कॉर्पोरेशन जो है वो आने से कतराएंगे, है ना। हमने देखा हुआ है कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्राइजेस है, आप देखो यहाँ पर स्टॉक लिमिट जो है वो इंपोज कर दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइस फ्लक्चुएशन आप देखिए कितना हुआ। यहाँ पर आप देखिए जो रिटेल है उसमें आप देखिए कि स्टॉक लिमिट इंपोज की गई, कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिला। मतलब क्या है, सरकार ने ये एक्ट लाया है जिससे कि हम प्राइस फ्लक्चुएशन को कम करें, जिससे कि हम प्राइजेस को सडनली राइज होने से रोके, जिससे कि आम इंसान पर अफेक्ट ना हो। मगर जब से ये एक्ट लाया गया है, जब से इंपोज किया जाता है, तब से प्राइस फ्लक्चुएशन हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम रहना चाहिए, गवर्नमेंट ने इंटरवीन कम करना चाहिए, है ना। और उसी के साथ एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अब अगर मैं कहीं किसी दूसरे देश में ओनियन बेच रहा हूं, फर्ज कीजिए चाइना में बेच रहा हूं, एग्जांपल चाइना में बेच रहा हूं, अब चाइना में मैं ओनियन दे रहा हूं। अब क्या होता है कि वहां पर वो जो लेने वाला है, खरीदने वाला है चाइना में, वो मेरे ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो गया है कि हाँ मैं इससे लेने वाला हूँ। लेकिन समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई इरेगुलरिटी हो जाती है, हमारे देश में ओनियन से लेकर कोई इरेगुलरिटी आ जाती है, और सरकार क्या करेगी, सरकार एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत जो एक्सपोर्ट में कर रहा हूँ उस पर बैन लगा देती है, मतलब अब मैं एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा। तो ऐसे सिनारियों में जो मेरे से खरीदने वाला चाइना में बैठा हुआ है वो बोलेगा यार इन पर तो भरोसा नहीं किया जाता है ना, सरकार तो है कभी भी इस तरीके की लॉ ला सकती है, तो मैं अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ लेता हूं। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि अल्टरनेटिव मार्केट के तहत वो जो चीजें हैं वो लेना शुरू कर देगा, मेरा मार्केट ठप बैठ जाएगा। ऐसे ही प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि यार हम ये एक्ट लेकर आते हैं जिसके तहत जो सीरियल्स है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, एडिबल ऑयल्स है, ओनियंस है, पोटैटोस है, इनको एसेंशियल कमोडिटी से हम रिमूव कर देंगे। इसके तहत क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आ जाएगी, प्राइवेट इन्वेस्टर्स और ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, पूरी तरीके से निकाल दिया है क्या, नहीं, यहाँ पर उन्होंने रेगुलेशन रखा है, लेकिन रेगुलेशन काफी मिनिमल है और सर्टेन कंडीशन पर है। कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पर नॉन पेरिशेबल आइटम्स जैसे कि सीरियल्स और पेरिशेबल आइटम्स जैसे कि ओनियन, इनके लिए अलग अलग कंडीशन रखी है। नॉन पेरिशेबल के लिए अगर हम देखते हैं तो अगर जो रिटेल प्राइसेस है वो 50% से इंक्रीज होते हैं तो ही यहाँ पर जो सरकार है वो पिक्चर में आएगी और वो यहाँ पर जो दाम है वो फिक्स कर सकती है। मतलब फर्ज कीजिए कि यहाँ पर 100 रुपए का हमें मिल रहा है, अगर वो 151 के ऊपर चला जाता है तो फिर सरकार आकर इंटरवीन करेगी, ठीक है। और पेरिशेबल आइटम अगर हम देखते हैं तो उसमें 100% अगर इंक्रीज होता है, जैसे कि फर्ज कीजिए कि अगर 100 रुपीज का था और अगर वो 201 के ऊपर चला जाता है तो सरकार इंटरवीन करेगी, तब तक सरकार इंटरवीन नहीं करेगी कितनी प्राइसेस बढ़ने दो, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर कंसर्न ये जताया जा रहा है कि फार्मर से जो अब कॉर्पोरेट वाले हैं, जो बिजनेस ओनर्स है, वो क्या करेंगे, वो फार्मर से खरीद लेंगे और फिर क्या करेंगे, स्टोर करके रख देंगे, डंप करके रख देंगे, और फिर जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी तब जाकर अपना पूरा प्रोडक्ट जो है वो बेचेंगे, क्योंकि प्राइवेट लोगों को क्या चाहिए, बेनिफिट, प्राइवेट प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट। ये कितना भी पुरानी स्कूल हो, प्रॉफिट जो है वो सबका ये होता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर होता ही है। तो इसीलिए क्या है, फार्मर से लेकर कम दामों में लेकर वो ज्यादा दामों में बेच सकते हैं, क्योंकि क्या है 100 से 151 तक वो कितने भी दाम लगा सकते हैं, है ना, उसमें सरकार जो इंटरवीन नहीं करेगी। अब इनको कंफर्म पता है कि अगर मैं यहाँ पर अगर 149 भी रुपीज रख देता हूँ सरकार इंटरवीन नहीं करेगी, है ना। अब हालांकि वो जितना कम प्रोडक्ट रखना चाहेंगे उतना ही रखेंगे, क्योंकि फिर बेचा नहीं गया तो क्या करेंगे, लेकिन इन दी एंड जो कंज्यूमर है उनको ही भुगतना पड़ेगा। तो अब तीनों ही लॉज आपको समझ में आ गए हैं। पहले इसके तहत कंसर्न क्या जताया जा रहा है कि फ्रॉडलेंट कॉन्ट्रैक्ट में फार्मर्स को फंसाया जा सकता है ना। और जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस है वो फार्मर्स पर अलग अलग तरीके से दबाव जो है वो बना सकते हैं, जिससे कि उनका फायदा हो और फार्मर्स का नुकसान। दूसरी इसमें हमने देखा कि किस तरीके से एमएसपी जो है सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है, जो फार्मर्स हैं उनकी एमएसपी छीनी जा सकती है। जो गवर्नमेंट है वो अब एपीएमसी से अपना हाथ जो है वो उठा लेगी, जिससे कि अब उनकी जो रेगुलेशन है वो डाइल्यूट हो जाएंगे और जो गवर्नमेंट है अब वो फार्मर्स को बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाएगी। और तीसरे इसके तहत हमने देखा है
किस तरीके से यहाँ पर जो गवर्नमेंट है अगर अपना हाथ हटा लेती है, अगर रेगुलेट नहीं करती है, तो फिर किस तरीके से जो कॉर्पोरेशंस है, बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स है, वो प्राइस को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, प्राइस को रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये 3 बड़े कंसर्न जो है वो जताए जा रहे हैं। अब हम आते हैं प्रोटेस्ट पर। तो देखिए, पंजाब में जब ये बिल लाए गए थे, जब ये एक्ट तब्दील किए गए थे, तो रेल रोको प्रोटेस्ट जो है वो हमें देखने को मिली थी। और फिर उसके बाद ये जो प्रोटेस्ट है ये कम कर दी गई, बंद कर दी गई, डाइल्यूट हो गई। और फिर उसके बाद नई प्रोटेस्ट हमें अभी रिसेंट टाइम्स में देखने को मिल रही है, जो कि है दिल्ली चलो प्रोटेस्ट। अब यहाँ पर दिल्ली चलो प्रोटेस्ट जो है, इसके तहत बहुत बड़ी तादाद में जो फार्मर्स है वो निकल कर आ रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इनका क्या मांग क्या है। इनका तो यही मांग है कि ये जो लॉज यहाँ पर लाए गए हैं इसको खारिज कर दिया जाए, रिपेल कर दिया जाए। उसी के साथ साथ जो स्टबल बर्निंग, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलता है, जिसके तहत फार्मर्स को पनिश भी किया जा सकता है, तो वो यहाँ पर निकाल दिया जाए। जितने मतलब 3-3 साल की जेल, करोड़ों रुपए फाइन, ये ना रहे हो। जिन भी फार्मर्स को अरेस्ट किया गया है इसके तहत स्टबल बर्निंग के लिए, उनको रिहा कर दिया जाए। तो इस तरीके की मांग जो है वो वहां पर जो पंजाब हरियाणा के फार्मर्स है वो मांग कर रहे हैं। और तीसरी चीज जो यहाँ पर आ रही है, क्यों यहाँ पर पंजाब हरियाणा के इतने ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम स्टेट्स देखते हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो प्रोक्योरमेंट है गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, क्योंकि हमने देखा है एमएसपी जो है, यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न जताया जा रहा है एमएसपी को लेकर कि गवर्नमेंट एमएसपी नहीं देगी। अब जिन राज्यों से सबसे ज्यादा एमएसपी के तहत सरकार प्रोक्योर करती है वो यही है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा यहीं से जो सरकार है वो प्रोक्योर करती है। अब जब प्रोक्योर कर रही है मतलब सबसे ज्यादा एमएसपी का फायदा इन्हीं फार्मर्स को होता है। अब जब इन्हीं फार्मर्स को हो रहा है, आप यहां पर देख सकते हो पंजाब हरियाणा जो है व्हीट प्रोक्योरमेंट में डोमिनेट करती है। सबसे ज्यादा व्हीट प्रोक्योरमेंट मतलब जो गवर्नमेंट ले रही है एमएसपी के इस पर, सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा में हमें देखने को मिल रहा है। और इसीलिए यहाँ पर जो फार्मर्स है काफी ज्यादा कंसर्न है कि अगर एमएसपी निकाल दी जाती है, क्योंकि फार्मर्स की ये भी मांग है कि आप राइटिंग में दीजिए कि एमएसपी जो है वो नहीं हटाई जाएगी, राइटिंग में दीजिए कि एमएसपी जो है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें कोई भी जो तब्दीली है वो नहीं की जाएगी। तो ये यहाँ पर सबसे बड़े कंसर्न हमें देखने को मिल रही है। और अब आगे देखना होगा कि क्या ये प्रोटेस्ट रंग लाती है और जो गवर्नमेंट है क्या वो निगोशिएट करने में कामयाब होती है। तो अब यहाँ पर जीडीपी जो है उसके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए, जब जीडीपी की बात करते हैं तो हमें ओवरऑल अगर आप देखोगे कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, क्योंकि यहाँ पर जीडीपी क्या रही है, किस तरीके का ट्रेंड रहा है, ये हमें इकोनॉमिक सर्वे में पता चल ही जाता है। इसलिए अभी इस पर वक्त बर्बाद करने में कोई मतलब नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे में सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, पूरी तरीके से ट्रेंड पता चलते हैं, क्या आंकड़े हैं वो पता चलते हैं। तो अभी इन आंकड़ों पर नज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें पता रहना चाहिए कॉन्सेप्ट्स। स्लो डाउन, जो रिसेशन है, जो डिप्रेशन है, ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। स्लो डाउन मतलब हमारी जीडीपी जो है क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन हो रही है। रिसेशन मतलब क्या है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ रेट अगर हमें देखने को मिलती है, जैसे कि अभी अगर आप देखोगे फर्स्ट क्वार्टर में -24% के आसपास थी, अभी -7.5 के आसपास है। मतलब क्या है, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ रेट है, मतलब रिसेशन जो है उसमें चले गए हैं। ऑलरेडी आरबीआई ने कहा था हम टेक्निकल रिसेशन में है। तो अब इससे रिलेटेड जीडीपी बोलिए, जीवीए बोलिए, जो टर्मिनोलॉजीज है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो टर्मिनोलॉजीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जीडीपी जो है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है, लेकिन नए साल के तौर पर हम फिर से एक बार देखने की कोशिश करते हैं। जीडीपी जो है वो है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन अ स्पेसिफिक टाइम। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम 2019-20 का अगर जीडीपी देख रहे हैं तो उसमें रणवीर सिंह की जो मूवी है अगर इस दौरान आती है तो उसने कितना पैसा कमाई वो हम इंडिया की जीडीपी में गिनेंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल गिनेंगे। अब यहाँ पर ये साल में 19-20 में रिलायंस कंपनी ने जो भी यहाँ पर चीज़ें बनाई है, जो भी यहाँ पर कमाया है, तो क्या हम भारत की जीडीपी में गिनेंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल गिनेंगे। अब यहाँ पर जो ये भाई साहब है, इन्होंने अगर फॉरेन कंट्री में, लंदन में अगर कोई चीज़ की है, वहाँ पर कोई चीज़ कमाई है, तो क्या हम भारत की जीडीपी में गिनेंगे क्या? तो जी नहीं, वो इंडिया के जीडीपी में नहीं गिनेंगे। क्यों? क्योंकि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया यहाँ पर बोला गया है। और यहाँ पर अगर ये इंसान जो है, इसकी फैमिली अगर इंडिया में है और इंडिया में अगर ये कोई रेमिटेंस भेजता है, तो क्या रेमिटेंस हम इंडिया की जीडीपी में गिनेंगे क्या? तो जी नहीं, इंडिया के जीडीपी में हम रेमिटेंस जो है वो भी नहीं गिनेंगे। मतलब क्या है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन अ स्पेसिफिक टाइम, उसे हम कहते हैं इंडिया की जीडीपी। और इसमें टैक्सेस और सब्सिडीज जो है वो भी इंक्लूसिव होते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अब टैक्सेस और सब्सिडीज आप सभी को पता ही होगा, है ना, अलग अलग चीज़ों पर जो टैक्सेस लगते हैं, और जैसे एलपीजी है उस पर जो सब्सिडीज लगती है, तो ये जो है ये उसमें एलिमिनेट करे जाते हैं। ये सब हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो इसमें इंक्लूसिव रहता है ये भी। अब देखिए यहाँ पर रियल और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने बेस ईयर रखा हुआ है 2011, ठीक है, बेस ईयर है 2011, हर इसमें बेस ईयर रखा जाता है ना, कि मतलब ठीक है हमारी जीडीपी बढ़ी है, लेकिन कितनी बढ़ी है उसके लिए बेस ईयर तो चाहिए। मतलब आपका परफॉर्मेंस जो है यूपीएससी में वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको बेस तो चाहिए कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ा है ना, तो इसलिए यहाँ पर बेस ईयर तो हमेशा चाहिए होता है। तो यहाँ पर जीडीपी जो है वो हम 2011 का अगर देखते हैं तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि सिर्फ 3 सिलेंडर जो है उसका उत्पादन हुआ था, तो उसकी जो कीमत है 2011 में वो थी एक सिलेंडर की 100 रुपये। तो यहाँ पर टोटल जीडीपी कितनी रहेगी, तो 100 + 100 + 100, मतलब टोटल जीडीपी हो गई 300, क्योंकि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एलपीजी सिलेंडर जो है वही प्रोड्यूस किए गए थे। अब फास्ट फॉरवर्ड में आते हैं 2020 में। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो तो बढ़ ही जाएगा, जो 2011 में चीज़ें थी उससे महंगी चीज़ें अभी नज़र आएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ 2 ही सिलेंडर उत्पादन हुआ, 2 ही सिलेंडरों का उत्पादन हुआ, लेकिन कीमतें बढ़ने की वजह से यहाँ पर 150 रुपए के सिलेंडर हो गए। मतलब यहाँ पर 150 के 2 ही सिलेंडर यहाँ पर उत्पादन हुआ और टोटल 300। मतलब यहाँ पर देख सकते हो जीडीपी कितनी हो गई, जीडीपी हो गई 300। 2011 में भी जीडीपी 300 थी, 2020 में भी जीडीपी 300 थी, लेकिन यहाँ तो 3 सिलेंडर उत्पादन हुआ, यहाँ 2 ही सिलेंडरों का उत्पादन हुआ। तो क्या यहाँ पर जीडीपी सेम रहेगी? तो यहाँ पर ये जो जीडीपी है इसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन के साथ इसे सेट नहीं किया गया है, ये अभी एट प्रेजेंट जितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है उसके तहत यहाँ पर निकाला गया है। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला है ओवर द पीरियड, इसे हमने यहाँ पर एडजस्ट नहीं किया है, तो इसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मोस्टली काफ़ी ज़्यादा होती है ना, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन हम सेट नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हम 2011 के मुकाबले इन्फ्लेशन सेट करेंगे। 2011 में जो बेस ईयर है हमारा उसमें कितने के थे, 100 रुपए के ही थे, तो यहाँ पर वो लगा दो, मतलब कितने 100 अगर हम लगा दिए तो यहाँ पर एक्चुअल में 2 सिलेंडर हुए, मतलब कितना हुआ, सिर्फ 200 ही रुपए का यहाँ पर उत्पादन हुआ है। तो यहाँ पर जो 200 रुपये आपको नज़र आ रहा है बेसिकली, तो ये क्या होता है, ये होता है रियल जीडीपी, ठीक है, ये होता है रियल जीडीपी। और फिर अगर हम नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर जो है ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेसिकली ये नॉमिनल जीडीपी को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी अगर हम देखते हैं, मतलब इन्फ्लेशन से सेट करने के बाद, तो हमें जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो मिलता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस क्या है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो इतना ध्यान में रखिए, नॉमिनल जीडीपी से अगर हम इन्फ्लेशन से सेट करते हैं तो वो होता है रियल जीडीपी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बैंक अगर आपको इंटरेस्ट रेट दे रही है 3.5% का, ठीक है, कोई बैंक आपको इंटरेस्ट रेट दे रही है, अगर उसमें आप डिपॉजिट करते हो 3.5% का आपको इंटरेस्ट रेट दे रही है, मगर इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन हमें पता होता है ना, इन्फ्लेशन अगर चल रहा है फॉर एग्जांपल 3% का, तो यहाँ पर रियल इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिल रहा है, तो इन्फ्लेशन से आपको सेट करना पड़ेगा, मतलब 3.5 - 3%, मतलब टोटल 0.5% का ही आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। मतलब आपके पैसों की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ नंबर तो वो इंक्रीज हो रही है 3.5% से, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जो उसकी वैल्यू है वो सिर्फ 0.5% से इंक्रीज हो रही है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अक्सर आपने लोगों को देखते हुए सुना होगा कि फिक्स डिपॉजिट के रेट जो है वो 7% अगर फिक्स किए गए हैं तो रियल इंटरेस्ट रेट कितना दे रहे हैं, तब वो इन्फ्लेशन से सेटअप करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर रियल जीडीपी भी जो है वो जब इन्फ्लेशन जो हमारा बेस ईयर रहा है उससे जब सेटअप किया जाता है तब हमें रियल जीडीपी जो है वो मिलता है। तब आपका पूरा पिक्चर क्लियर हो गया है रियल जीडीपी के मामले में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको ये समझ में आ गया होगा, नॉमिनल जीडीपी हमेशा ज़्यादा होता है ना, हमेशा ज़्यादा होता है। रियल जीडीपी जो है ये कम होता है उसके मुकाबले, क्योंकि इन्फ्लेशन के बाद सेट किया होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस तरीके से हमें जो नॉर्मल है और रियल जीडीपी जो है ईयर और 2 ईयर हमें देखने को मिलता है, और ये हमेशा से ज़्यादा ही रहा है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी कम आ गया है, मतलब जो गैप है यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रियल जीडीपी है वो 4.8% के आसपास रखा जा रहा है और ये 7.6% के आसपास रखा जा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई साहब कितना प्रॉब्लम है यहाँ पर। नॉमिनल जीडीपी जो डबल डिजिट है उससे भी कम आ गया है,
नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ये इंक्रीज इन दी इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम राइज इन द बोथ प्रोडक्शन एंड प्राइजेस। प्रोडक्शन और प्राइजेस जो भी इंक्रीज हो रहे हैं उसके बलबूते पर नॉमिनल जीडीपी जो है वो निकाला जाता है ना। अब यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है बेसिकली ये हमारे इकोनॉमी सेक्शन में आया है, ये एक्सप्लेन सेक्शन में भी आएगा, क्योंकि इसमें जो मतलब समझिए कैब एग्रीगेटर जो है, कैब जो ड्राइवर्स है, जो पैसेंजर्स है, उनकी कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है। जैसे कि जो ओला उबेर के होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं आते हैं, जो ड्राइवर्स है ना, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आते हैं, इसलिए उनको सोशल सिक्योरिटी है, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब नहीं दिया जाता है। तो उसके बारे में बात की जा रही है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो दिया जाना चाहिए 5 लाख तक का। उसी के साथ साथ हर साल जो इंक्रीमेंट है 5% का वो होना चाहिए। उसी के साथ साथ 10 लाख का जो टर्म इंश्योरेंस है वो भी दिया जाना चाहिए, ऐसी बात की गई है। जो पैसेंजर्स है, अगर महिला कोई पैसेंजर ट्रैवल कर रही है तो उनके पास ऑप्शन रहना चाहिए डिसाइड करने का कि वो को पैसेंजर भी महिला ही रहे, है ना। ऐसे कुछ हमें देखने को मिल रहे हैं, केवाईसी ये सब। तो देखिए क्या है, ये वाला जो आर्टिकल है ये हमें एक्सप्लेन सेक्शन में जो इंडियन एक्सप्रेस है इसके साथ खेलेगा ही। तो और डिटेल में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या रहने वाला है, तो इसलिए ये सारी चीजें हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।